Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel, Prabhavi Education Hub. And in this video, we are going to cover about state legislature, which is chapter 33 of Indian polity. And the reference I have taken from Lakshmikant book. This is a very important book as far as UPSC examination is concerned. This is a kind of must-read book, one of the must-read book of UPSC. This is very precise book, very important book, and almost everything is covered in this book, so very important. And for one thing, I am very regret that I am uploading this video very delayed due to my movement. Actually, I am out of my home, still out of my home, but now I am trying to cover this series as early as possible. And before this, I would say if you have not subscribed to my channel, definitely you should subscribe. सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का होगा, उसको क्लिक कीजिए एंड डू सपोर्ट. लाइक भी कर देना वीडियो को अगर पसंद आए तो. आगे बढ़ते हैं. पॉइंट वाइज हमारा वे ऑफ लर्निंग है. पॉइंट वाइज मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ चीजों को. सो 33.1 जो कि इस चैप्टर का पार्ट 1 है, उसको जरूर देख लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बीच में जंप नहीं करना है आपको. कोरम क्या है, कोरम क्या होता है? देखिए, कोरम ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जब हम लोग पढ़ रहे थे पार्लियामेंट के बारे में. वहां पे मैंने बताया था कि ये एक ऐसा नंबर होता है, ऐसा एक नंबर है कोरम, जो कि मिनिमम नंबर होता है विधायकों का. अगर बात करें स्टेट लेजिस्लेचर की, इंक्लूडिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जैसे कि 2 हाउसेस हो सकते हैं किसी स्टेट लेजिस्लेचर में. एक होता है विधानसभा, जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और एक और हाउस हो सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, 2 हाउसेस होते हैं. तो कोरम क्या है? कोरम इन हाउसेस के जो मेंबर्स हैं उनका मिनिमम नंबर, मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर, ताकि वहां पे उस हाउस में बिजनेस किया जा सके. दोनों हाउसेस की बात कर रहा हूं, दोनों हाउसेस का कोरम होना चाहिए तभी काम करती है. सेपरेट सेपरेट अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में काम होना है तो कुछ नंबर होना चाहिए. वो नंबर क्या है? या तो 10 बंदे हों या फिर 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप इंक्लूडिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर. इंक्लूडिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर. प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं यहाँ के स्पीकर. ठीक है, जस्ट लाइक पार्लियामेंट में लोकसभा की तरह. तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मिला के मिनिमम या तो 10 हो या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर. ठीक है, ये होना चाहिए, विच एवर इज ग्रेटर, तो उसको कोरम बोलते हैं. कोरम इज द मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है वोटिंग इन द हाउस. अब देखिए, जो भी काम होता है, सरकार के जो भी डिसीजंस होते हैं जो कि हाउसेस में लिए जाते हैं, ये जो भी मैटर हो, चाहे कोई सा भी मैटर हो, मनी रिलेटेड मैटर हो, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड मैटर हो, या फिर किसी पे भी बिल आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी मैटर हो, हाउसेस में बिना वोटिंग के नहीं होता है. वोटिंग पे ही होता है, सब मैटर को डील किया जाता है ईदर हाउसेस में. मतलब अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे भी वोटिंग पे ही काम होता है. स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहां पे भी वोटिंग से ही काम होता है. सो ईदर हाउस आर डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ वोट्स. तो मेजोरिटी ऑफ वोट्स का मतलब ये है कि जितने भी मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है, उनमें अगर मेजोरिटी हो जाए, एक्सक्लूडिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर. देखिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कभी भी फर्स्ट इंस्टेंस में, मतलब कि पहली बार में वोट नहीं डालते. लेकिन क्या होता है, कई बार टाई का सिचुएशन आ जाता है, वोटिंग हुई और बराबर बराबर नंबर आ गए, तो वहां पे इनका जो वोट होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, वो कास्टिंग वोट होता है. वो डिसाइड करता है कि फेवर में होगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा किसी भी मैटर को. ठीक है, तो दोनों हाउसेस के काम जो है वोटिंग के द्वारा होते हैं, बिना वोटिंग के नहीं होते हैं. कई जगह तो मेजोरिटी ऑफ वोट से होते हैं और कई जगह स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होता है. देखिए, यहाँ पे अगला पॉइंट यही बताना चाहता है, only a few matters which is specifically mentioned such as removal of speaker, स्पीकर को हटाने के काम हो, या फिर चेयरमैन जो काउंसिल के होते हैं उनको हटाने का काम हो, एंड सो ऑन. इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है. कुछ मैटर्स हैं
मैंने अभी जस्ट बताया आपको, फिर से बता देता हूँ। कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो कि जैसे कि रिमूवल ऑफ स्पीकर, रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल एंड सो ऑन, जिनमें स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी क्या है ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, ऑलरेडी आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर है, बहुत पहले मैंने बताया हुआ है सारे पार्लियामेंट वगैरह वाले क्लास में। प्रिजाइडिंग अफसर जैसा मैंने बताया था डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट ही हैज द कास्टिंग वोट जब भी टाई होता है, टाई वाला सिचुएशन बताया था अभी जस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, सो क्या कोई लैंग्वेज है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर में यूज होता है? तो हाँ, लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज या तो हिंदी हो सकता है या इंग्लिश हो सकता है। ठीक है, जो लेजिस्लेचर है किसी भी स्टेट की, वहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों को यूज किया जा सकता है एज ए ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, मतलब कि मोड ऑफ जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश हो सकता है। जबकि प्रिजाइडिंग अफसर परमिट कर सकते हैं इनफैक्ट मदर टंग को भी, जैसे कि साउथ इंडियन स्टेट का एक एग्जांपल ले लो, वहां पे कन्नड़ा कर्नाटक में, केरल में मलयालम, तो स्टेट में मदर टंग को भी अलाउ किया जा सकता है प्रिजाइडिंग अफसर के द्वारा। एक बेसिकली जो ट्रांसलेटर होता है वो ट्रांसलेट कर देता है, बाकी वहां पे अलाउड भी किया जा सकता है मदर टंग वाले भाषा को। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हिंदी या इंग्लिश ही बोलना है, जिसको अगर मान लीजिए तमिल आता है वो तमिल में बोले और मदर टंग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इंग्लिश को फ्लोर लैंग्वेज बनाया गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, ये डिसाइड किया गया था कि 15 साल के लिए, 1950 में डिसाइड किया गया था कि 15 साल के लिए इंग्लिश को फ्लोर लैंग्वेज रखा जाएगा, मतलब हाउसेस में फ्लोर लैंग्वेज, हाउसेस में जो लैंग्वेज यूज होगा वो इंग्लिश ही होगा 15 साल के लिए। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर इज ऑथराइज्ड टू डिसाइड इंग्लिश एज ए फ्लोर लैंग्वेज 15 ईयर्स के बाद, 15 साल के बाद ऐसा पावर दिया गया स्टेट लेजिस्लेचर को कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि इंग्लिश को अब हटाना है, आपको यूज में रखना है या क्या करना है, लेकिन 15 साल तक फ्लोर लैंग्वेज इंग्लिश थी। ठीक है, ये जो लिमिट है कुछ अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के लिए ये लिमिट 25 साल की थी, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड मिजोरम के लिए 40 साल की लिमिट थी। तो ठीक है, लिमिट अलग अलग थी। नॉर्मल स्टेट्स, इन स्टेट्स को छोड़ के 15 साल के लिए उनकी लिमिट थी कि 15 साल तक आपको इंग्लिश को यूज करना है फ्लोर लैंग्वेज की तरह। लेकिन अगर बात करें हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, तो ये लिमिट 25 साल, और 40 साल वाली जो लिमिट थी वो लगी थी कुछ स्टेट्स पे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड मिजोरम। आई होप आई एम वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज द राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल के भी कुछ राइट हैं, जैसे कि ए मिनिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ए हाउस ऑफ विच ही इज नॉट ए मेंबर। तो होता क्या है कि अगर आप जनरली एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझा दूं कि स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबरशिप क्या होना जरूरी है किसी को अगर मिनिस्टर बनना है, तो नहीं। 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए कोई बंदा मिनिस्टर रह सकता है विदाउट हैविंग मेंबरशिप ऑफ ईदर ऑफ द हाउस। ठीक है, किसी भी हाउस का मेंबरशिप नहीं है तब भी वो 6 महीने के लिए मिनिस्टर बना रह सकता है, लेकिन इस 6 महीने के अंदर उसको मेंबरशिप लेनी होगी, तभी वो कंटिन्यू करेगा फर्दर। बिना मेंबरशिप के अगर कोई मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, वो किसी भी हाउस में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसकी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये राइट है मिनिस्टर्स का। ठीक है, ये राइट है मिनिस्टर्स का। अब एक चीज और बता दें, मिनिस्टर्स जो होते हैं वो किसी भी हाउस से भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और मिनिस्टर चुना जाना है, तो क्या ओनली इसी के मेंबर्स को चुना जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, या फिर ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के? नहीं, दोनों में से किसी के भी मेंबर को, इनफैक्ट मेंबर नहीं भी है तब भी उसको मिनिस्टर चुना जा सकता है। तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि ये हाउस से होना जरूरी है, वो हाउस से होना जरूरी है, ये कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है ए मिनिस्टर हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस
ठीक है, कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ हाउसेस, ठीक है। तो जैसा अभी जस्ट बताया सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स इन स्टेट लेजिस्लेचर, कैसे बिल बनते हैं, ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड क्या प्रोसीजर है कि ऑर्डिनरी बिल को एक्ट बनाया जाता है, तो वो प्रोसीजर जान लेते हैं। इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू दैट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो है वैसा ही है, लेकिन फिर भी आपको मैं ब्रीफली बता देता हूँ। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है स्टेट लेजिस्लेचर में जब ऑर्डिनरी बिल को एक्ट बनाया जाता है। तो बिल इन द ओरिजिनेटिंग हाउस, तो एक पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कई स्टेट हैं जैसे कि बिहार, यूपी, ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे दो हाउसेस है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी बिल यहाँ पे लाया गया, तो ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, ईदर इट कैन बी ओरिजिनेटेड इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और इट कैन बी ओरिजिनेटेड इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। इट कैन, यहाँ पे देखिए पॉइंट वही है, इट कैन ओरिजिनेट इन ईदर हाउस, ईदर बाय ए मिनिस्टर और बाय एनी अदर मेंबर। तो एक और पॉइंट निकल के आया कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो या तो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है उसको, अगर मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया तो उसको कहेंगे गवर्नमेंट बिल, ठीक है, गवर्नमेंट बिल कहते हैं उसको, या कोई दूसरा मेंबर जो कि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, अदर मेंबर है वो, लेकिन मेंबर है वो, ठीक है, तो वो भी इंट्रोड्यूस कर सकता है किसी बिल को। हालांकि ये बात अलग है कि इसके बिल के पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, बिकॉज सरकार में ये नहीं होते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिल, जिसको कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है, पीएमबी बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल। तो दोनों लोग कर सकते हैं ओरिजिनेट, ईदर बाय मिनिस्टर और बाय अदर मेंबर। देखिए 3 स्टेजेस पास करने होते हैं एक बिल को एक्ट बनने के लिए, जिसको कहते हैं फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, ठीक है। जब पास हो जाता है एक हाउस में, मान लीजिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिहार की कोई बिल ओरिजिनेट हुआ, वहां पे 3 स्टेजेस पास हो गया, ओवरऑल पास हो गया उस स्टेट असेंबली में, तो उसको भेजना पड़ता है दूसरे हाउस में, सेकेंड हाउस, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अगर कहीं पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं तो क्या होगा, दूसरा हाउस तो है ही नहीं, तो पहला हाउस ही पास कर देगा और गवर्नर को भेज देगा। गवर्नर उसकी सहमति दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, होल्ड कर सकता है, या फिर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भी रख सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक हाउस से बिल पास हो गया, प्रोसीजर सब कुछ फॉलो हुआ, अब हो जाएगा बिल इन द सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस में उसको जाना है, बिकॉज अगर 2 हाउसेस है किसी भी स्टेट में, तो बिल को अगर एक्ट बनना है उस केस में दोनों हाउसेस में उनको बिल को पास होना जरूरी है। तो दूसरे हाउस में जाएगा तो क्या होगा, अगेन द बिल पासेस थ्रू ऑल द 3 स्टेजेस, तीनों स्टेज के द्वारा गुजरेगा, बिल गुजरेगा तीनों स्टेज से, ठीक है, जो कि फर्स्ट हाउस में हुआ था, सेम प्रोसीजर यहाँ भी। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि बिल पास कर दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा एंड ट्रांसमिट किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास कर दिया, फर्दर दे दिया, ट्रांसमिट कर दिया स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को, द लैटर हैज 4 अल्टरनेटिव, मतलब काउंसिल के पास 4 अल्टरनेटिव है। वो क्या है, पहला है काउंसिल पास कर सकता है बिल को, जैसा भेजा गया है वैसा ही पास कर दे। दूसरा है पास कर सकता है बिल को विद अमेंडमेंट्स, कुछ अमेंड करके पास कर दिया और रिटर्न किया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कि भाई आप देखिए हमने कुछ अमेंडमेंट किया है, आप इसको मानते हैं तो मानिए, नहीं तो उसका भी प्रोसीजर है। तीसरा ऑप्शन है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कि वो रिजेक्ट कर सकता है, आउटराइटली रिजेक्ट कर सकता है बिल को। चौथा ऑप्शन है कि इट मे नॉट टेक एनी एक्शन, कोई एक्शन ना ले। 4 ऑप्शन है काउंसिल के पास। अब देखिए कि अब होता क्या है, ये 4 ऑप्शंस को जब चुनता है एक एक करके काउंसिल, तो क्या किस ऑप्शन को चुनने पे क्या होता है, तो देखिए अगेन इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। इफ द असेंबली रिजेक्ट्स द अमेंडमेंट्स, ठीक है, मान लीजिए कि काउंसिल के पास बिल पास होकर असेंबली के द्वारा गया और काउंसिल ने उसको अमेंडमेंट के साथ पास करके भेजा वापस असेंबली को, और असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए, इफ असेंबली रिजेक्ट्स द अमेंडमेंट्स और द काउंसिल रिजेक्ट्स द बिल,
जो कि ये वाला केस था, मे पास द बिल, मे रिजेक्ट द बिल। तो अगर ये किया, ये दो केस हुआ मान लीजिए, और डज नॉट टेक एनी एक्शन इन 3 months, ये जो मे नॉट टेक एनी एक्शन, ऐसा अगर होता है तो असेंबली मे पास द बिल अगेन एंड ट्रांसमिट इट टू द काउंसिल अगेन। अगर ऐसा करने पे काउंसिल ने अगेन उसको रिजेक्ट कर दिया या फिर पास कर दिया विथ अमेंडमेंट नॉट एक्सेप्टेबल और डज नॉट पास फॉर 1 month, तो डीम ऐसा माना जाएगा कि बिल पास हो गया है। अब फिर से समझिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फिर से बता रहा हूँ, सिंपल शब्दों में समझिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक बिल है, ठीक है, कहाँ गया मेरा, ओके, एक बिल है जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ओरिजिनेट हुआ, उसको इसने पास कर दिया और पास करके भेज दिया काउंसिल को, ठीक है। काउंसिल ने इसको अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके फिर से भेज दिया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, असेंबली ने इसको रिजेक्ट कर दिया अमेंडमेंट को, उस केस में बिल पास माना जाएगा ओरिजिनल फॉर्म में जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया था, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा केस ये आता है यहाँ पे कि अगर काउंसिल ने खुद ही, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया बिल, काउंसिल को भेजा, काउंसिल ने खुद ही रिजेक्ट कर दिया, उस केस में भी रिजेक्ट करने के बाद भी बिल जो है पास ही माना जाएगा, ठीक है। काउंसिल ने रिजेक्ट भी किया तब भी वापस ये आएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास और इसको माना जाएगा कि ये पास हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राज्यसभा से कम पावर है इसको, मतलब ये रिजेक्ट कर रहा है तब भी बिल पास हो जाएगा, ठीक है। तीसरा केस है कि कोई एक्शन ही ना ले 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कोई एक्शन ना ले, तब भी बिल वापस अगेन भेजेगा, अगेन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेम बिल भेजेगा और उसको अगर फिर से काउंसिल ने 1 महीने तक और होल्ड किया और कोई एक्शन नहीं लिया, उस केस में भी उस बिल को पास ही माना जाएगा। मतलब ये निकल के आता है कि जो काउंसिल है उसके पास ज्यादा पावर्स ही नहीं, ठीक है। बस एक एडवाइजरी बॉडी या फिर डायलेटरी बॉडी जिसको कहते हैं, डाइल्यूट करता है, डायलेटरी बॉडी कह सकते हो आप काउंसिल को। राज्यसभा की जितनी पावर काउंसिल के पास है ही नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर मान लीजिए कि सहमति नहीं बन रही है बिल पे, तो क्या यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है, जैसा कि पार्लियामेंट में है, राज्यसभा और लोकसभा के बीच अगर टसन हो जाता है, सहमति नहीं बनती है, तो वहां पे ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, नो ज्वाइंट सिटिंग इज देयर to resolve the problem as far as the state legislature is concerned, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When a bill originated in the council and was sent to the assembly and rejected by the assembly, the bill ends there itself। मतलब एक और कमजोरी निकल गई। मान लीजिए कोई बिल ओरिजिनेट हुआ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और काउंसिल ने पास करके भेजा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, दोनों हाउसेस में पास होना जरूरी है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने सीधा रिजेक्ट कर दिया उसको, बोला नहीं हम इसको नहीं मानते, हम यहीं पे कैंसिल, इसको रिजेक्ट करते हैं, तो बिल वहीं पे खत्म हो जाएगा, बिल एक्ट बन ही नहीं पाएगा। जबकि राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं होता था, वहां पे ज्वाइंट सिटिंग बुला ली जाती थी अगर लोकसभा नहीं मानता था तो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कि कोई बिल ऐसा हुआ कि दोनों हाउसेस के द्वारा पास माना गया या फिर जो कंडीशन बताया था उसके द्वारा ही गुजरा, फिर ये जाएगा फाइनली एसेंट के लिए, गवर्नर के एसेंट के लिए। बिना गवर्नर के एसेंट के कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। तो जब गवर्नर के पास कोई बिल जा रहा है तो गवर्नर के पास क्या ऑल्टरनेटिव है, गवर्नर के पास भी कुछ ऑल्टरनेटिव है। 4 ऑल्टरनेटिव में डिवाइड किया गया है उसको। एक तो ये है कि गवर्नर अपना एसेंट दे सकते हैं उस बिल को, अपनी सहमति दे दे, बिल एक्ट बन जाएगा वही बिल, या फिर विथ होल्ड कर दे सहमति, अपनी सहमति दे ही ना तो एक्ट नहीं बन पाएगा बिल। तीसरा, रिटर्न कर दे बिल को हाउसेस में कि भाई इस पे कुछ कंसिडरेशन किया जाए, कुछ पॉइंट लिख के रिटर्न कर दे, तो उस केस में अगेन वापस आ सकता है रिकंसिडरेशन के बाद। उस केस में उनको बेसिकली गवर्नर को अपनी सहमति देनी होगी। चौथा ऑप्शन है गवर्नर के पास कि वो रिजर्व कर सकते बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। 4 ऑप्शन है।
अब देखिए इसमें पॉइंट्स कुछ और हैं, जैसे कि इफ द गवर्नर रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसिडरेशन एंड इफ द बिल इज पास्ड बाय द हाउसेस और बोथ द हाउसेस अगेन, हाउस और बोथ हाउसेस अगेन, विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, जो कि गवर्नर को लगता है वो मान लीजिए अमेंडमेंट या तो किया या फिर नहीं किया हाउसेस ने, फिर से रिटर्न किया गया है गवर्नर को, उस केस में गवर्नर मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल। ठीक है, उस केस में गवर्नर को अपनी सहमति देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मान लीजिए कि एक केस हो गया जहां पे गवर्नर ने क्या किया कि उस बिल को रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, तो वहां पे प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए। प्रेसिडेंट के पास वो बिल जाएगा तो प्रेसिडेंट में ईदर गिव हिज असेंट टू द बिल और विथ होल्ड हिज असेंट टू द बिल और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। 3 ऑप्शन है प्रेसिडेंट के पास। हाउस और हाउसेस हैव टू रिकंसिडर इट विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने कोई बिल जो कि गवर्नर के द्वारा रिजर्व किया गया है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट ने उसको बेसिकली रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया कि रिकंसिडर किया जाए, तो हाउसेस के पास मैक्सिमम जो टाइम है वो 6 महीने का है। उस 6 महीने के अंदर उनको जवाब देना है। एंड देयर इज नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेदर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू सच ए बिल और नॉट। तो ऐसा भी नहीं कहीं पे लिखा गया है कि प्रेसिडेंट को देना ही देना है रिकंसिडरेशन के बाद भी। मान लीजिए हाउसेस में गया, प्रेसिडेंट ने भेजा और प्रेसिडेंट के भेजने के बाद हाउसेस ने उस बिल को रिकंसिडर किया, फिर से भेजा प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट उसमें ऑब्लिगेटरी नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट को जरूरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं गया है कि उसको फिर प्रेसिडेंट को वहां पे उस बिल को एक्ट बनाने के लिए सहमति देनी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के बिल से रिलेटेड जो पावर है प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा है, किसी भी बिल को वो रोक सकते हैं कहीं भी। ठीक है, जब भी गवर्नर उसको रिजर्व करे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये तो बात थी अभी तक ऑर्डिनरी बिल की। अब बात करेंगे हम मनी बिल की। तो मनी बिल से रिलेटेड जो पॉइंट है लगभग सिमिलर है, अगर बात करें पार्लियामेंट में जो हमने पढ़ा था लगभग वही सारी बातें हैं यहाँ पे भी। It cannot be introduced in the legislative council. It can only be introduced into legislative assembly. ठीक है, तो काउंसिल में इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता ये। दूसरी बात कि जब भी कोई मनी बिल का इंट्रोडक्शन होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके लिए रिकमेंडेशन चाहिए, प्रायर रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड ऑफ गवर्नर। गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन के बिना कोई मनी बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इसको कोई प्राइवेट मेंबर नहीं कर सकता है इंट्रोड्यूस। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल में प्राइवेट मेंबर भी करता था। प्राइवेट मेंबर मतलब जो मिनिस्टर नहीं है, ओनली मेंबर है किसी हाउस का, क्या वो इंट्रोड्यूस कर सकता है? नहीं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ओनली ए मिनिस्टर कैन इंट्रोड्यूस अ मनी बिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफ इट इज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली देन इट हैज टू बी ट्रांसमिटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड काउंसिल हैज सम रिस्ट्रिक्टेड पावर्स एज फार एज द मनी बिल इज कंसर्न। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हैज रिस्ट्रिक्टेड पावर। ठीक है, काउंसिल के पास बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पावर्स है। इसमें क्या कर सकता है काउंसिल? पहले तो बताता हूँ क्या नहीं कर सकता है। ये नहीं कर सकता है रिजेक्शन, मतलब कोई बिल गया पास होके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से काउंसिल के पास, काउंसिल उस मनी बिल को रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरा अमेंड भी नहीं कर सकता है। तो क्या कर सकता है? वो कर सकता है रिकमेंड कर सकता है कि कुछ रिकमेंडेशन है मेरे मान लो। ठीक है, ओनली मेक रिकमेंडेशंस एंड इट हैज टू रिटर्न द बिल विद इन 14 days ऑल्सो। सो देयर इज ए लिमिट ऑफ टाइम इज ऑल्सो देयर, 14 दिन का। लेजिस्लेटिव असेंबली कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द अमेंडमेंट्स। ठीक है, जो रिकमेंडेशंस जो भेज रहा है, अमेंड तो होगा ही नहीं बेसिकली, कुछ रिकमेंड करके भेजा मान लीजिए काउंसिल ने, उसको भी लेजिस्लेटिव असेंबली या तो एक्सेप्ट कर सकता है या फिर आउटराइटली रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये पावर जो है ऑर्डिनरी बिल में भी बहुत ज्यादा पावर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, और मनी बिल में तो काउंसिल के पास कोई पावर है ही नहीं। मैं नहीं मानता कि कोई पावर है।
बिकॉज उसका रिकमेंडेशन कोई मानता ही नहीं है, ठीक है। बट ये जस्टिफाइड है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के क्यों जस्टिफाइड है, क्यों राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है अगर बात करें काउंसिल की। हालांकि दोनों सेकंड चैम्बर है और हाउस ऑफ अपर्स भी कहते हैं इनको, फिर भी पावर क्यों डिफरेंट है वो बताऊंगा मैं आगे के स्लाइड्स में, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इफ इट इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर, मान लीजिए कि मनी बिल पास हो गया और गवर्नर की सहमति के लिए उनको भेजा गया, तो गवर्नर या तो अपनी एसेंट दे सकते हैं या फिर एसेंट विथ होल्ड कर सकते हैं या फिर रिजर्व कर सकते हैं उस बिल को प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट में ईदर गिव हिज एसेंट टू द बिल और विथ होल्ड हिज एसेंट टू द बिल बट कैन नॉट रिटर्न। तो देखिए गवर्नर भी मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं हाउसेस को कि भाई रिकंसीडर कीजिए। एंड इनफैक्ट मान लीजिए गवर्नर ने प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया किसी मनी बिल को और वो गया बिल प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर नहीं कि उसको रिटर्न कर दे, या तो उनको अपनी एसेंट देनी पड़ेगी या फिर उसको एसेंट ना दे, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते प्रेसिडेंट भी। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कि पोजीशन क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल का हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट में ओवरऑल हाउसेस के बीच में, स्टेट लेजिस्लेटिव हाउस असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में अगर कंपेयर करें तो काउंसिल का पोजीशन क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि समझना होगा आपको कि दो एस्पेक्ट में इसको देखना पड़ेगा। एक एस्पेक्ट है जहाँ पे काउंसिल का पावर इक्वल है लगभग असेंबली के, और दूसरा है इनइक्वल, मतलब असेंबली के जैसा पावर नहीं है काउंसिल का, कुछ ऐसे मैटर्स हैं वहां पे, और कुछ ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पे काउंसिल के पावर जो है वो असेंबली के बिल्कुल बराबर है। तो इक्वल वाले में कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे काउंसिल का जो पावर है वो असेंबली के बराबर है। सबसे पहला वो ग्राउंड है कि जब भी कोई इंट्रोडक्शन होगा, पासेस होगा ऑर्डिनरी बिल का, तो वहां पे लगभग बराबर है पावर, काउंसिल को भी बराबर पावर है और असेंबली को भी बराबर पावर है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, जब भी डिसएग्रीमेंट होता है, डिसएग्रीमेंट कब होता है कि एक हाउस पास कर दे दूसरा हाउस माने ना उसको, जब भी डिसएग्रीमेंट होता है उस केस में जो बिल, जो इच्छा है असेंबली की वो प्रिवेल करती है काउंसिल के इच्छा के ऊपर रखी जाती है। ये मैंने बता दिया था, कंडीशन जब समझाया था मैंने आपको कि ऑर्डिनरी बिल जब दूसरे हाउस में जाता है, काउंसिल में जाता है, तो काउंसिल के पास ज्यादा पावर नहीं होती, वो रिजेक्ट कर देगा तब भी बिल को पास ही माना जाएगा। वो अमेंडमेंट भेजा, वो अमेंडमेंट को या तो असेंबली माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी डिसएग्रीमेंट इसका मतलब होता है तो जो बिल है असेंबली का वो प्रिवेल करता है काउंसिल के बिल के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बात करें अप्रूवल ऑर्डिनेंसेस की, जो गवर्नर के द्वारा इशू की जाती है, गवर्नर ऑर्डिनेंसेस अध्यादेश जारी कर सकते हैं, वो तब करते हैं जब हाउसेस जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काम में नहीं होती, डिसॉल्व होती है। उस केस में जो डे टू डे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड कोई मान लीजिए अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस जो कि जरूरी है, वो जारी किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। तो उसके अप्रूवल से रिलेटेड जो पावर है दोनों हाउसेज में सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर बात करें सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स की इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ पे भी पावर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का इक्वल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ असेंबली के पावर के। तो सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर किसी भी हाउस से हो सकते हैं, एक मिनिस्टर किसी भी हाउस से चुना जा सकता है, जरूरी नहीं है कि उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ही मेंबर होना है, ही कैन बी मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस। वो चाहे चीफ मिनिस्टर बनाना हो वो भी चुने जा सकते हैं किसी भी हाउस से, बट इनको चुनने के बाद मान लीजिए कोई मिनिस्टर है एमएलसी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है, उसको सीएम चुन लेगी, सीएम या मिनिस्टर चुन लिया गया, तो क्या वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को जिम्मेदार होगा? नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसी को ही वो रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे मेंबर कहीं का भी हो, हमेशा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा असेंबली का है, ठीक है।
मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन ये लोग अपने रिपोर्ट्स बेसिकली सबमिट करते हैं हाउसेस में, तो वहां पे जब कंसिडरेशन की बात आती है इनकी रिपोर्ट पे तो सिमिलर पावर है दोनों हाउसेस को, बराबर पावर। इनलार्जमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे भी सिमिलर पावर है। अब जान लेते हैं कि अनइक्वल पावर कहाँ कहाँ है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का एज कंपेयर टू द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अनइक्वल वाली पावर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मनी बिल में बिल्कुल डिफरेंट पावर्स है दोनों का। डिफरेंट का क्या मैं ये बताऊंगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर्स ही नहीं है मनी बिल से रिलेटेड। इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ओनली असेंबली में, मनी बिल को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। काउंसिल कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट, ये सब बताया मैंने आपको। एंड इट हैज टू रिटर्न द बिल टू द असेंबली विद इन 14 days। ऑल रिस्ट्रिक्शंस आर आल्सो देयर। असेंबली कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है। वेदर ए पार्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल, ये भी कौन डिसाइड करता है? तो स्पीकर, चेयरमैन नहीं करते, चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं करते, कोई रूल नहीं है उनका, बिकॉज ये बिल ही इंट्रोड्यूस होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और अल्टीमेट पावर जो है वो दिया गया है कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, वो स्पीकर डिसाइड करता है, वो चाहे पार्लियामेंट हो चाहे फिर स्टेट लेजिस्लेचर हो, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनल पावर ऑफ पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल ऑल्सो लाइज विथ असेंबली। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने कंपेरेटिव व्यू में बताया था आपको कि कोई हाउस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई बिल पास होकर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाता है तो 4 अल्टरनेटिव रहते हैं उसके पास, या तो पास कर दे या फिर विथ होल्ड रिजेक्ट कर दे या तो फिर कुछ कोई एक्शन ना ले, ये सब कुछ पावर्स हैं। तो कोई भी कुछ भी कर ले स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो बिल पास होगा ही होगा। तो अल्टीमेट जो पावर है, फाइनल जो पावर है पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल ऑल्सो लाइज विद द असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट है काउंसिल इज नॉट इवन ए रिवाइजिंग बॉडी लाइक राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होता है कि कोई बिल अगर मान लीजिए लोकसभा ने पास किया और राज्यसभा नहीं पास कर रहा है, डिसएग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में, तो उस केस में ज्वाइंट सिटिंग बिठाई जाती है, तो रिवाइज किया जाता है चीजों को, ठीक है। लेकिन काउंसिल ओनली काउंसिल के पास ये पावर नहीं है। काउंसिल ओनली एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है, जिसको सुनना ना सुनना असेंबली के ऊपर है। कई बार इग्नोर कर देती है असेंबली, कई बार सुनती है, ठीक है। एंड एक जो पावर है काउंसिल के पास वो ये है कि बजट को डिस्कस कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है बजट को। तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा सकता है काउंसिल के द्वारा, बट बहुत ज्यादा पावर नहीं है। बजट में वोटिंग भी नहीं कर सकता है काउंसिल। नेक्स्ट है काउंसिल कैनॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली। तो काउंसिल कैसे करेगा? काउंसिल कर ही नहीं सकता है, बट इट कैन डिस्कस एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो जैसा कि मैंने बताया, जस्ट बोला था कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन कुछ बातें कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है पॉलिसीज एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ordinary bill originated in the council sent to the assembly, and if assembly rejected the bill ends there itself। तो एक चीज और निकल के आई कि अनइक्वल पावर क्या है। तो मान लीजिए कोई बिल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में ओरिजिनेट हुआ, कोई बिल है ओरिजिनेट हुआ इस काउंसिल में और यहाँ पे पास होकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा गया, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंपल्सरी उसको पास नहीं करना है, उसको सीधा रिजेक्ट कर सकता है। बिल वहीं पे खत्म हो जाएगा, कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं राज्यसभा के पावर से कंपेयर करोगे तो वहां पे क्या होता था, मान लीजिए कि कोई राज्यसभा ने बिल पास किया, उसको भेजा लोकसभा में, लोकसभा ने उसको रिजेक्ट किया, रिजेक्ट कर ही नहीं सकता था, ठीक है। रिजेक्ट किया तब भी बिल खत्म नहीं होता। होता क्या था कि डेडलॉक जैसा सिचुएशन बन जाता था, और वैसे केस में ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता था। लेकिन इस केस में ज्वाइंट सिटिंग है ही नहीं। यही पे अगर मान लो काउंसिल ने भेजा कोई बिल और असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया, तो बिल वहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। नेक्स्ट है काउंसिल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। डेफिनेटली आउट प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होता है, जो कि इनडायरेक्ट वे में होता है, पीआर
प्रोपोर्शनल रेशियो से उनका चुनाव होता है। ऑलरेडी एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन टू यू, बट जस्ट आई एम गिविंग ए ब्रश आपकी मेमोरी पे। तो उसमें क्या होता था, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते थे, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, ये तीन ही तरीके के लोग पार्टिसिपेट करते थे। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंने कहीं पर जिक्र किया था नहीं, तो काउंसिल पार्टिसिपेट ही नहीं करता है अगर बात करें इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। एंड अगर बात करें राज्यसभा के मेंबर्स की, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा, वहां पे भी काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेक्स्ट है, देयर इज नो इफेक्टिव से इन द रेटिफिकेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आल्सो। तो काउंसिल का यहाँ पे भी पावर नहीं है। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है तो वहां पे ज्यादा पावर किसको है, लोकसभा को है, राज्यसभा को है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी है इनफैक्ट, बट काउंसिल को कोई भी वहां पे पावर नहीं है, इफेक्टिव पावर नहीं है। इट्स वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द काउंसिल, जो काउंसिल का एग्जिस्टेंस है वो भी डिपेंड करता है विल ऑफ द असेंबली। असेंबली अगर चाहे तो रिकमेंड कर सकती है पार्लियामेंट को कि भाई हमारे यहाँ से काउंसिल को हटा दो, और उनके रिकमेंडेशन पे, असेंबली के रिकमेंडेशन पे काउंसिल को हटाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द काउंसिल डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द असेंबली आल्सो। नेक्स्ट, अब जानते कि व्हाई देयर इज अ लेस इंपॉर्टेंस गिवन टू द काउंसिल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द राज्यसभा। क्यों इनको कम इंपॉर्टेंस दिया गया है? तो कुछ रीजन निकल के आता है। जैसे कि राज्यसभा रिफ्लेक्ट करता है फेडरल एलिमेंट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल इकोसिस्टम। इंडियन पॉलिटी का जो फेडरल एलिमेंट है वो राज्यसभा दिखाता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं बेसिकली स्टेट्स से चुने जाते हैं। मतलब राज्यसभा क्या है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, सेंटर, तो फेडरल एलिमेंट दिखाता है। क्या काउंसिल ऐसा करता है? काउंसिल ऐसा नहीं करता। पहला रीजन तो यही है कि इतना इंपॉर्टेंस देना ही नहीं है काउंसिल को, क्योंकि राज्यसभा के पास फेडरल एलिमेंट है, वो फेडरल एलिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, वो सेंटर में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई काउंसिल हैज टू बी एन इफेक्टिव रिवाइजिंग बॉडी, सॉरी दैट इज व्हाई राज्यसभा हैज टू बी an effective revising body and not just an advisory body। ठीक है, इसलिए ये जरूरी है कि राज्यसभा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए और काउंसिल, सो कॉल्ड काउंसिल को इतना पावर नहीं दिया गया है। ठीक है, दूसरा जो कारण है जो कि बेसिकली कह सकते हैं क्यों लेस इंपॉर्टेंट है राज्यसभा, काउंसिल राज्यसभा के कंपैरिजन में, वो कारण निकल के आता है इसके कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसके कैसे इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, कैसे इसके मेंबर्स का इलेक्शन हुआ है। तो अगर बात करें काउंसिल का, तो ये एक हेट्रोजीनसली लोग बेसिकली कॉम्पोजिशन कह सकते हो। जो इसमें लोग होते हैं वो ऐसे हैं, 1/6 ऑफ द मेंबर विल बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, 1/3 विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस एरिया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसमें क्या है कि अलग अलग वर्गों से लोगों को उठाकर काउंसिल में जगह दी जाती है, तो ये हेट्रोजीनस कंपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, जबकि जो राज्यसभा है वहां पे होमोजीनसली कंपोजिशन है, वहां पे लोग ज्यादातर इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड 12 मेंबर होते हैं वहां पे राज्यसभा में। ठीक है, 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, वो भी इमिनेंट पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, तो वो होमोजीनसली कंपोजिशन कहा जाता है। इसलिए भी जरूरी है कि जो लोग इलेक्टेड हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले। राज्यसभा का जो कंपोजिशन है वो होमोजीनस है, इस वजह से इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है। काउंसिल का हेट्रोजीनस है इनका कंपोजिशन, तो इनकी इंपॉर्टेंस कम है। ज्यादातर लोग यहाँ पे नॉमिनेटेड होते हैं काउंसिल में, और राज्यसभा में ज्यादातर लोग इलेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, इसके लेस इंपॉर्टेंस की वजह से इसको कई सारे नाम दिए गए हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, जैसे कि इसको कहा जाता है सेकेंडरी चेंबर, काउंसिल की बात कर रहा हूं मैं,
या फिर काउंसिल को कॉस्टली ऑर्नामेंटल लग्जरी भी कहा जाता है, या फिर व्हाइट एलिफेंट भी इसको कहते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम ओनली, इसको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, काउंसिल एक बहुत ही बड़ा पर्पस सॉल्व करता है, हिडन पर्पस जिसको कहते हैं, वेग पर्पस जिसको कहते हैं। होता क्या है कि काउंसिल हैज सर्व्ड ए रिफ्यूज फॉर दोज हु आर डिफीटेड इन द असेंबली इलेक्शन। जो लोग असेंबली इलेक्शन में हार गए वो लोग काउंसिल के मेंबर बनाए जा सकते हैं बड़ी आसानी से, और वो वहां पे मेंबर बना के उनको उनकी विल को, उनकी विशेष को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, उनके विशेष को पूरा किया जा सकता है, उनको सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि काउंसिल के मेंबर वो तभी कोई बंदा सीएम बन सकता है, या फिर कोई मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है। सो काउंसिल हैज सर्व्ड ए रिफ्यूज फॉर दोज हु आर डिफीटेड इन द असेंबली इलेक्शन। नेक्स्ट, बट एक चीज है, इस डिस्पाइट इट हैज लॉट ऑफ लिमिटेशंस, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, वो भी जान लेते हैं। बट इट चेक्स द हेस्टी, डिफेक्टिव, केयरलेस एंड इल कंसीडर्ड लेजिस्लेशन। एक बार तो ये देखता है, रिकमेंड भी करता है, माने ना माने अलग बात, लेकिन एक बार चेक तो करता ही है। ठीक है, नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमिनेंट प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट सच एज गवर्नर नॉमिनेट करते हैं 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू सच पीपल। तो वैसे लोग जो कि इमिनेंट पर्सनालिटी है और उनको इलेक्शन जीतना लगभग नामुमकिन के बराबर है, वो लोग पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, वैसे लोगों को भी मौका मिल जाता है काउंसिल में। ठीक है, तो ये इसके कुछ पॉलिटिक पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे प्रिविलेजेस के बारे में। ओवरऑल दोनों हाउसेस को कलेक्टिव प्रिविलेज है और इंडिविजुअल प्रिविलेज है, तो एक एक करके देख लेते हैं कि वो प्रिविलेजेस क्या क्या है। देखिए, प्रिविलेजेस क्या है बेसिकली, क्यों जरूरी है, क्यों हाउसेस को प्रिविलेज देना है, क्यों इंडिविजुअल को, क्यों मेंबर को प्रिविलेज जरूरी है। सो बेसिकली इसके पहले आपको जानना पड़ेगा प्रिविलेजेस होती क्या है। सो प्रिविलेजेस आर बेसिकली द सम ऑफ स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज एंड exemptions enjoyed by the House of State Legislature, their committees and their members. It is very necessary in order to secure the independence and effectiveness of their action. ठीक है, इसलिए privileges बहुत जरूरी है। Next, also these privileges are extended to Advocate General of State and State Ministers, but it do not extend to the Governor. Governor हालांकि इंटीग्रल पार्ट है स्टेट एग्जीक्यूटिव के, स्टेट लेजिस्लेचर के इन साथ गवर्नर को मिला दो तो एग्जीक्यूटिव बनता है, लेकिन डिस्पाइट हैविंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट पॉलिटी एट स्टेट लेवल, इनको कुछ इम्यूनिटी नहीं मिला है, इनको कोई प्रिविलेजेस नहीं दिया जाता है गवर्नर को। बट जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस में, जो मेंबर नहीं है, जैसे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये सरकारी वकील है। ठीक है, सरकार के वकील, सरकारी वकील नहीं, सरकार के वकील है ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इनको भी प्रिविलेजेस मिली हुई है। स्टेट मिनिस्टर्स को भी प्रिविलेजेस मिली हुई है, लेकिन गवर्नर को नहीं। अब जान लेते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस के बारे में। सो कलेक्टिव प्रिविलेजेस के नाम पे कुछ राइट्स मिले हैं हाउसेस को। ठीक है, हाउस के पास, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हाउस है, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एक हाउस है। तो हाउसेस के पास बेसिकली राइट है कि वो पब्लिश कर सकते हैं अपने रिपोर्ट को, कोई हाउसेस में डिबेट हुआ है उसको भी वो पब्लिश कर सकते हैं, या फिर कोई प्रोसीडिंग, कोई कार्रवाई हुई है उसको भी वो पब्लिश कर सकते हैं। इनको ये भी पावर है कि ये प्रोहिबिट करें दूसरों को सेम चीज पब्लिश करने से। जो रिपोर्ट है वो प्रोहिबिट कर सकता है। अगर मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रिपोर्ट है और उसको कोई दूसरा बंदा पब्लिश करे, तो डेफिनेटली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास एक कलेक्टिव प्रिविलेज है कि वो उस रिपोर्ट को प्रोहिबिट कर सकता है, उस बंदे को प्रोहिबिट कर सकता है, उस एजेंसी को प्रोहिबिट कर सकता है इसके रिपोर्ट को पब्लिश करने से। ठीक है, नेक्स्ट, the houses can exclude strangers from its proceedings and hold secret sittings। तो कई सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिनकी जानकारी सबको नहीं दी जा सकती, जिनको सेक्रेटसी की जरूरत है, उनको बेसिकली वैसे मैटर में जब भी बात होती है तो हाउसेस के पास एक पावर है
कि स्ट्रेंजर्स जो हैं, जो गैलरी में लोग बैठे हैं, मीडिया वीडिया, उनको सबको हटाया जा सकता है और सीक्रेट सीटिंग की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, कलेक्टिव प्रिविलेज के नाम पे हाउस कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस ऑल्सो, ठीक है, तो ये भी पावर है। नेक्स्ट, it can punish members as well as outsiders for the breach of its privileges or its contempt. So general point. Next, right to receive immediate information of the arrest, detention, conviction, imprisonment and release of a member. तो जब भी मान लीजिए कि कोई मेंबर है, उसको अरेस्ट किया गया है, उसको डिटेन किया गया है, उसको कन्विक्शन में रखा गया है, या उसको सजा मिली, किसी भी कोर्ट ने दिया, तो हाउस के पास एक पावर है कि इमीडिएटली इंफॉर्मेशन ले सकता है रिगार्डिंग अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, और जो एजेंसी है, कोर्ट है, उसको इमीडिएटली इंफॉर्मेशन देना भी पड़ेगा। ये कलेक्टिव प्रिविलेजेस है। नेक्स्ट है, द हाउस कैन इंस्टीट्यूट इंक्वायरीज एंड ऑर्डर द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस एंड सेंड फॉर रिलीवेंट पेपर्स एंड रिपोर्ट्स। ये भी एक प्रिविलेज है। कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउसेस। हाउस की जो कार्रवाई होती है उसमें कोर्ट कभी भी इंक्वायरी नहीं बिठा सकता है, कोर्ट बिल्कुल अलग हो जाता है वहां से। दिस इज अ काइंड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। नेक्स्ट, नो पर्सन ईदर ए मेंबर और आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड एंड नो लीगल प्रोसेस सिविल और क्रिमिनल कैन बी सर्व्ड विद इन द प्रीसिंक्ट्स। मतलब कि चार दीवारी, जो हाउसेस की चार दीवारी है, उसके अंदर कोई बंदा अरेस्ट नहीं किया जा सकता है जब तक वो बंदा अंदर। और एक केस में उनका अरेस्ट हो सकता है जब परमिशन मिल जाए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है हाउस, ठीक है। कलेक्टिव प्रिविलेजेस हमने देख ली। अब हम जान लेते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस के बारे में। इंडिविजुअल का मतलब क्या है? जो मेंबर्स है उनको भी कुछ प्रिविलेजेस है, उनके पास भी कुछ इम्यूनिटीज, कुछ राइट्स, कुछ एग्जेम्पशंस उनको भी दिए गए हैं, ठीक है। तो अब इस लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे जो प्रिविलेजेस है उसको जानना। पहला जो प्रिविलेज है वो है, ए मेंबर कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड 40 days बिफोर द बिगिनिंग एंड 40 days आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। एंड दिस बेसिकली इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड इन सिविल केसेस ओनली, क्रिमिनल केसेस में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल प्रिविलेज है। नेक्स्ट, दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल बोल सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं, उनके बोलने पे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। बट दे आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसके विदिन ही रह के बात करनी है, एंड टू द रूल्स ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जो कि बेसिकली हाउसेस के ऑर्डर्स हैं, उसके विदिन में ही बात करना। कुछ भी बोलने का मतलब किसी को गाली देना नहीं है, ठीक है। देन जो लास्ट इंडिविजुअल प्रिविलेज आता है, बेसिकली दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरी सर्विस। ज्यूरी सर्विस का मतलब कि वो उनको गवाही देना जरूरी नहीं है, मतलब वो चाहे तो मना कर सकते हैं ज्यूरी सर्विस देने से। दे कैन रिफ्यूज टू गिव एविडेंस एंड अपीयर एज ए विटनेस, ठीक है। तो ये भी एक इनको इम्यूनिटी दी गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। ये चैप्टर ये भी खत्म होता है, ठीक है। नोट्स आई विल बी गिविंग यू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ होल सीरीज, ठीक है। मैं आपको नोट्स पूरा पीडीएफ के तौर पे प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको आप ले सकते हो बड़ी आसानी से। तो दैट्स ऑल, बाय। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, बाय।